एक सवाल मसलन मेरे पास आया अभी, बिल्कुल कल की बात है। एक हुकुमचंद जोशी साहब है, उन्होंने सवाल एक रखा कि जब एक देश है, एक राष्ट्र है, तो एक विधान और एक कानून भी सबके लिए बराबर एक जैसा होना चाहिए। अब उसे हम कह लें यूनिफॉर्म सिविल कोड। और एक राष्ट्र है, सबके राइट्स, सबके हुकूक भी यकसा होने चाहिए। ये नहीं कि कुछ लोगों के राइट्स ज़्यादा है, अब दलितों को रिजर्वेशन मिल रहा है, जॉब में भी राइट्स बढ़ गए, उनके अधिकार और एजुकेशन में भी बढ़ गए। तो ये नहीं होना चाहिए। अब जोशी साहब तो ब्राह्मण हैं, उनको इससे तकलीफ होती है और होनी चाहिए, फितरी बात है। उनसे ज़्यादा मुसलमानों को होती होगी तकलीफ इससे बहुत से, कि हिंदुओं के ऊंची कास्ट के लोग तो फिर भी प्रिविलेज्ड हैं, ये मुसलमान तो बड़े बैकवर्ड हैं, इनको नहीं मिलते राइट्स। तो ये तालीम में, रोजगार में रिजर्वेशन, ये सिर्फ एक कम्युनिटी के कुछ लोगों के लिए क्यों हो, ये सबके लिए क्यों ना हो जो पिछड़े हुए हैं। ये तबका हल्का बड़ा होना चाहिए, ये मुसलमान महसूस करते हैं या कहते हैं। बुनियादी तौर पर ये सवाल जायज़ है कि सबके लिए यकसा मौक़े होने चाहिए, एक जैसे अवसर, और सबके लिए एक जैसे राइट्स होने चाहिए, हुकूक, अधिकार। लेकिन वो सवाल करने वालों को ये जहन में नहीं रहता कि वो सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट, किसी एक शोबे में देख रहे होते हैं, जहां वो समझते हैं कि किसी दूसरे को कुछ ज़्यादा राइट दे दिया गया, और पूरी सोसाइटी और पूरी समाज में नहीं देखते कि खुद अपने यहाँ नहीं देखते कि उनको क्यों ज़्यादा कुछ राइट्स मिल गए, हुकूक मिल गए, वो भी ज़्यादा ख़त्म होने चाहिए। मुझसे अगर कभी, ये तो उन्होंने तो वो एक राष्ट्र और एक विधान के बाद वो खाली रिजर्वेशन पर लाए बात को, मुझसे कभी कोई सवाल करे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल होना चाहिए, सबका एक कानून। वो जब एक कानून होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, मुसलमान बहुत शोर मचाते रहे इसके ऊपर, बड़ी मुखालफत करते रहे, नहीं होने देंगे, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे आता रहा और जगह जगह सड़कों पर निकलते रहे, ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। एक विधान, एक कानून, एक विधान और एक कानून जब होगा, तो जैसे कानून है, मसलन 1955 के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मर्द हैं, लड़का है, वो 7 गोत्र दूर होना चाहिए जिस लड़की से शादी करे। 7 गोत्र तक उसके गोत्र में लड़की नहीं आती। और लड़की के लिए ये जरूरी है कि 5 गोत्र तक लड़का उसके गोत्र में नहीं आता हो, इतनी दूरी हो तब शादी हो सकती है, वरना गैर कानूनी। ये 1955 में ये कानून पास हुआ। अब वहाँ आज भी कर्नाटक के अंदर सगी भांजी से शादी होती, मामू भांजी की, बहुत आम है, बल्कि प्रीफरेबल है कि पहला हक इसका है, अगर रिश्ता है घर के अंदर और मुनासिब है, तो उसके बाद कहीं और देखा जाएगा, तो वो सब गैर कानूनी होगा। फिर आंध्र प्रदेश में फर्स्ट कजिन से शादी कर सकते हैं, भी मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, वहाँ तो होती है, हिंदुओं में ये पास तो हिंदू मैरिज एक्ट हुआ ना, वहाँ फर्स्ट कजिन से शादी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। इनके असरात कुछ तमिलनाडु में भी है और केरला में भी कुछ है, ये दोनों रिवाजों की। तो अब ये तो सारे गैर कानूनी हो गए, इसमें कानून क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि जब ये लॉ पास किया गया तो उसमें साथ में ये और जोड़ा गया, हाउएवर करके, लेकिन 7 गोत्र दूरी तो लड़के की होनी चाहिए, 5 गोत्र दूरी लड़की की होनी चाहिए, लेकिन जहां पहले से बहुत रिवाज हो वहां ये कानून नहीं अप्लाई होगा। अब वो छूट गए सब इस लेकिन के साथ में।
कैसी यूनिफॉर्मिटी हुई एक कानून के अंदर, सिर्फ एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कीजिए और इन सबको इजाजत दीजिए कि फर्स्ट कजिन से कर सकें शादी। अच्छा नहीं है, मुसलमान नहीं करेंगे तो नहीं करें, सबको इजाजत दीजिए कि मामू भांजी भी शादी कर सके, या उन सबको भी रोक दीजिए कि नहीं कर सकते, 7 गोर और 5 गोद से दूर, एक बनाइए। उसके अंदर फिर जब लेकिन आ जाएगा तो फिर लेकिन के साथ तो फिर किसी कास्ट का रिजर्वेशन भी आ जाएगा कि बाकी सब बराबर है, लेकिन वो हिंदुओं में खाली जो ज्यादा पिछड़े हुए हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिर सबके लिए एक राष्ट्र के अंदर उन्होंने लिखा अवसर जो है वो बराबर होने चाहिए। अब ये नजर तो गई जोशी साहब की इस बात के ऊपर कि एजुकेशन में और जॉब्स में कुछ लोगों को कुछ मौके ज्यादा मिल रहे हैं। मौके बराबर होने चाहिए लेकिन सब जगह बराबर होने चाहिए ना। वो सवारा मीला में औरतों का दाखला जो रोका गया और रोके पड़ी हुकूमत, और इनके प्रेशर में पहले तो कोर्ट्स ने भी ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट तक ने दे दिया था कि नहीं रोका जा सकता। अब उन्होंने भी अब बैकआउट कर लिया प्रेशर को देखने के बाद। तो वो दाखले की इजाजत होनी चाहिए। भाई दूसरे मंदिरों में जाती हैं औरतें, हर मंदिर में जा सके। बहुत सी मस्जिदों में औरतें जाती हैं, हर मस्जिद में जा सके। कुछ मस्जिदों में क्यों रोका जाएगा? सबके लिए एक जैसा कानून हो जाए। कुछ मस्जिदों में क्या खास बात है और कुछ मंदिरों में क्यों नहीं जा सकते? ये एनआरसी सीएए खत्म हो जाना चाहिए। बराबर के मौके नहीं छोड़े ना। कुछ लोगों को कुछ मज़ाहिब को लेकर एक कानून बना दिया कि इनके कहने के मुताबिक उनके ऊपर पड़ोस के मुल्कों में ज्यादा जुल्म हो रहा है, इसलिए हमने उनके लिए किया। पड़ोस के मुल्कों में चीन को छोड़ दिया, वहां मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। पड़ोस के मुल्कों के अंदर बर्मा को छोड़ दिया, म्यांमार को, वहां मुसलमानों में जुल्म हो रहा है। पड़ोस के मुल्कों में श्रीलंका को छोड़ दिया, वहां भी कुछ ज्यादतियां हैं मुसलमानों के साथ और कुछ औरों के साथ। तो अब पड़ोस के मुल्कों में, ये तो बिल्कुल पड़ोस के हैं, और अफगानिस्तान एक मुल्क दूरी पर है, उसे शामिल कर लिया। तो ये तो सिर्फ टारगेट करने की बात हुई ना, इसलिए मुसलमानों ने मुखालफत की कानून की। जब सबके लिए बराबर मौके हो तो कम से कम हिंदुस्तान तो एक मिसाल कायम करे। बाकी दुनिया में अगर कुछ हो रहा है गलत, हम उसकी हिमायत नहीं करते। सबके लिए बराबर मौके होने चाहिए, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। ये सबके लिए एक जैसा कानून जब होगा तो फिर राम मंदिर और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद जो काशी में है, और उसके अलावा दूसरे और बड़े बड़े मंदिर भी, जगन्नाथ मंदिर और वैजनाथ धाम, और उनमें राइट्स होने चाहिए शूद्रों को भी कि वो मैनेजमेंट संभालें। सिर्फ ब्राह्मण क्यों? अरे दूसरी कास्ट के भी नहीं है, ब्राह्मण के अलावा उनको भी राइट्स होने चाहिए, शूद्रों को भी होने चाहिए। शूद्रों के दाखला तक बात जगह मना है, ज्यादातर जगह मना है, तो फिर उसकी इजाजत भी होनी चाहिए। यानी उनके बारे में ये सवाल अपने जहन में आया, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा उनका, लेकिन ये सोचने की बात है कि जिस जगह आपको ये महसूस हुआ कि कुछ लोगों के साथ खुसूसी रियायत हो रही है, तो वहां नजर भी जानी चाहिए कि जहां पर कुछ लोगों के साथ खुसूसी रियायत हो रही है दूसरे शोबों के अंदर, जहां कानून बन रहे हैं कुछ खास लोगों के लिए और दूसरों को महरूम किया जा रहा है, तो नजर तो सब पर होनी चाहिए और एक राष्ट्र और एक विधान हो जाए। यहां तो ऐसा हुआ, पुरानी बात है, आप में से नौजवान बहुत से जो हैं शायद नाम कुछ सुना हो, बाद में नाम भूल गए होंगे। बड़े अहम आदमी थे इस मुल्क के, बाबू जगजीवन राम, डिफेंस मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और आज के डिफेंस मिनिस्टर की तरह नहीं थे, ये तो सब क्लर्क हैं जितने मंत्री हैं। इनको तो मालूम भी नहीं होता कि पॉलिसी उनकी मिनिस्ट्री की क्या बनाई जा रही है, इनके इल्म में नहीं आता, बनाकर बता दी जाती, फिर वो बयान देते रहते। तो ये तो सारे क्लर्क हैं, वो ऐसे नहीं थे। वो मिसेस इंदिरा गांधी के बाद हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल आदमी थे। वो जो डिफेंस मिनिस्टर तो थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो थे, लेकिन सचमुच पर सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी थे।
उनके बाद वो एक मंदिर में, शायद जगन्नाथ मंदिर की बात है, बात पुरानी हो गई, तो जहां पर डिफेंस मिनिस्टर को घुसने की इजाजत न हो, जो मुल्क का सबसे पावरफुल आदमी है, तो यकसा हुकूक कहाँ है और यकसानियत कहाँ है? और फिर यकसानियत इसमें भी होनी चाहिए ना कि लोग जो बेइंतहा गरीब हैं और लोग जो बेइंतहा अमीर हैं, जिनके पास अपनी दौलत से बहुत ज्यादा सरप्लस है, बस वो कंपनियां खरीदते चले जा रहे हैं आगे, और वो वर्ल्ड के नंबर 2 और नंबर 5 और नंबर 4 और नंबर 3 तक पहुंच गए। बहुत बड़ी तादाद जो है वो अपने घरों को जाने के लिए मजबूरन भागी और निकली, और उसमें से लोग मरते रहे और घर जाके वो फाके करते रहे, और जगह जगह 3-4 महीने वो फाके में पड़े रहे, उनकी तिजोरियों के मुंह नहीं खुले इन जरूरतमंदों के लिए। ये भी कानून कुछ इसके लिए होना चाहिए यकसा कि उनकी दौलत में इनका भी हिस्सा हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए ना सबके लिए। तो हमें तो फिर इन सारी चीजों पर गौर करना होगा, ये खाली सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर थोड़ी हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात सबसे पहले 1955 में आई थी। तब डॉक्टर अंबेडकर ने जो ड्राफ्ट पेश किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, फाइनल करके, कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसने फाइनल किया था, और फाइनल करके वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो पेश किया था, वो जब वो मुसविदा रखा गया पास करने के लिए, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात थी। हंगामा मच गया, मुसलमानों ने नहीं बचाया, उसकी मुखालफत की सबसे पहले हिंदू महासभा ने। ये कैसे हो जाएगा, सबके लिए एक कानून। मुखालफत की सरदार पटेल ने, सबके लिए एक कानून कैसे बन सकता है इस मुल्क में। मुखालफत की बड़ी बड़ी हिंदू तंजीमों ने, हिंदू मजहबी तंजीमों ने, मुसलमानों ने कुछ नहीं कहा था। ये तो आज के बेवकूफ हैं ये, और इनके लीडर हैं जो इसके ऊपर शोर बचाते हैं। 250 से ज्यादा पर्सनल लॉ हैं, वो सब खत्म होंगे, हिल जाएगा मुल्क। तो पहले वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सबका इत्तेफाक तो करा लें, ये होगा। उसका मुसविदा आपको भी दे दें, गौर करें कि क्या कह रहे हैं, और लोगों को भी देंगे, वो गौर करें। हंगामा तो उन्हीं के बीच में हो जाएगा कि नहीं होने देंगे, हो चुका है 1951 में। उसके बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, यानी उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, रहनुमा उसूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस लिस्ट में डाल दिया गया कि ये अभी नहीं लेकिन आगे जाके ये किया जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में खाली ये नहीं गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, 22 और चीजें हैं। इसका नाम उभर कर आता रहता है, 19 का नाम नहीं आता बाकी का। उसमें ये रिजर्वेशन भी है कि रिजर्वेशन खत्म किया जाए, तब से लेके आज तक बढ़ता चला गया है बजाय खत्म करने के। वही सरकारें बढ़ाती चली गई हैं, जो हर सरकार जो आई अलग अलग, वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें करती हैं वो भी बढ़ाती चली गई, वो सरकारें भी रिजर्वेशन बढ़ाती चली गई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि हल्के हल्के करके खत्म कर दिया जाएगा आगे जाकर। अब तो खत्म करना इनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं है, ये बढ़ाते रहे हैं, इन्हें बढ़ाने पर मजबूर होते रहे अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सियासत के लिए। उसमें न है कि नशाबंदी जो है वो पूरे मुल्क पर लागू होगी, आज तक नहीं हुआ कुछ। हर बच्चे को तालीम का हक मिलेगा, फ्री एजुकेशन का नहीं मिलता। हर नौजवान को रोजगार मिलेगा, लाजमी मिलेगा। एक बेरोजगारी बढ़ती चली गई या बढ़ती चली जा रही है, और बढ़ इसलिए रही है कि जो सरकारी पॉलिसीज होती हैं वो सेंटर्ड हो जाती हैं कैपिटलिस्ट की तरफ। बहुत सीधी सी बात है, जराए वसाइल मीन्स, साधन वो तो लिमिटेड है ना। हाँ, थोड़े से बढ़ाने की कोशिश की जाए, कुछ बढ़ भी जाते हैं थोड़े से। अब उसके अंदर अगर कुछ लोग 90% ले जाएंगे, उसमें 2-3% लोग जो है उसका 80% ले जाएं, तो 20% में 98% रह गए। फिर वो और बढ़ते चले जाएं, तो वो इसी में से खींच रहे हैं। है तो लिमिटेड ना, उधर से जाएगा तो इधर बढ़ेगा। पॉलिसी कानून ऐसे बनेंगे कि उनको जाए तो इधर घटेगा, ये कहीं से आसमान से थोड़ी बरस जाएगा।
अगर रुपया आसमान से बरसता, वसाइल आसमान से ऐसे बरसते हर एक को, तो बना देते कानून कि भाई सबको बराबर के पैसे मिलेंगे। अब कहां से आएंगे? ऐसा थोड़ी अपनी मर्जी से चाहे जितने छाप लिए। उनका भी अपना कानून है कि कितने नोट छाप सकते हैं। जिन्होंने अपने वसाइल से ज्यादा छाप लिए उनके यहां बेपनाह इन्फ्लेशन हो गया, सब गरीब हो गए, तो ये नहीं कर सकते। तो अब मीन्स और जराए वसाइल तो वो ले जाते हैं जो 2-3% है, और खींचते रहते हैं इसके अंदर से, तो फिर रोजगार बढ़ कैसे जाएंगे? कम होंगे। इसलिए कि खींचकर तो उधर जा रहा है उनके पास। तो सरकार वो पॉलिसीज बनाती है, जो फार्मर्स एजिटेशन है उनको भी यही शिकायत है कि इसके अंदर पूंजीपति जो है वो ले जाएंगे हमारा खींचकर। उनके जहन में जो खतरात हैं वो ये हैं उनके। तो ये यूनिफॉर्म हो तो सबके लिए मौके भी यूनिफॉर्म हो ना, सबके लिए अवसर यूनिफॉर्म हो, तो पहले तो सबको यूनिफॉर्म करिए, गरीब सारे खत्म करिए। पहले ये जो अछूत है ये अछूत न बचे, ये बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी भी बन सके।